कार्यक्रम कृषि दर्शन के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कहते हैं सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है और सफलता पाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ हमें तरह तरह की नई नई चीज़ों का नवाचार करना पड़ता है और अपडेट करना पड़ता है। ऐसे ही आज हम लेकर आए हैं आप सबको सिरौल गांव, जो कि दतिया में है। हम बात करते हैं राम बिहारी दुबे जी से। दुबे जी, आपके विषय में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपके पास कितनी खेती है इस समय और उसमें क्या क्या लगाया है आपने। हमारे बाप ने जो खेती है 8 हेक्टर। जी। इसमें हम 2 हेक्टर में जैविक खेती करते हैं, हम्म। बाकी की रसायन खेती करते हैं। जैविक खेती इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी आगे जब लाभ मिलता है तो और बढ़ाएंगे, अपने परिवार को भी सिखाएंगे उसमें। तो जैविक खेती भी आप कर रहे हैं कि इसमें आगे आप बढ़ें, और रासायनिक खेती भी यानी मिश्रित खेती कर रहे हैं। तो इस खेती को करने के लिए आपने जो सफ़र है आपका, कहाँ से आरंभ हुआ? आप शुरू में किस तरह थे, पोजीशन थे आपकी, क्या क्या करते थे, इसके बाद फिर क्या किया, आगे आप कैसे ग्रोथ करते गए? ये हमारे पुरखों की ज़मीन है वो करती। इसके बाद हमने संभाला तो उस वक्त ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, न तो न लाइट थी, तो रहट चलते थे। रहट से हम गन्ना भी करते थे, धान भी करते थे, हल चलते थे बैलों से, उनके साथ नौकरों के साथ काम करते थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, ट्रैक्टर भी हो गए, इंजन पंप भी लग गए, लाइटें आ गई, अब उससे हिसाब करने लगे हैं, तरक्की होने लगी है। जो दौर था, आपने बता रहे हैं कि रहट भी चलाया है, वो याद होके आपको अब कितनी आपने प्रगति की है। तो ये सब एक हुनर और मन में वो रहता है ना कि हमें बहुत कुछ करना है, और खेती के लिए भी खेती में ही कुछ करना है, क्योंकि पूर्वजों ने जो खेती दी है उसको आगे बढ़ाना है। तो क्या सोच रही है, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि हम इस खेती को और आगे ले जाएं? किस तरह से आप आगे बढ़े? प्रेरणा मिली है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही तो अपन खेती करते रहो। सब्जी भी लगाते हैं हम जी। कुछ बागवानी भी है, आम भी है, कटहल भी है, नींबू है, जामफल है, आंवला भी है हमारे पास, चीकू भी है, लग रहे हैं। और धान भी करते हैं, ये खेती है। और फिर हमारे परिवार के सब भाई भतीजे हैं कि वो भी हमारी सहायता करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। अच्छा। हाँ, आज 2 ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर, थ्रेसर है, सब। तो आरंभ में कितने ट्रैक्टर थे आपके पास, या कैसे? पहले तो हल थे, हल से हाँ, खेती होती थी। फिर एक ट्रैक्टर लिया। पहले ट्रैक्टर औरों के ट्रैक्टर से करवाते थे। अच्छा। फिर खुद का ट्रैक्टर लिया एक, फिर दूसरा ले लिया। 2 ट्रैक्टरों से खेती हो जाती है। ये जो आपने बताया कि हम विभिन्न तरह की खेती का कर रहे हैं, सो उसमें औद्यानिक फसलें भी करते हैं और जो कुछ फलदार भी और सब्जी भी उगाते हैं, तो ये सब बातें आपको कहाँ से मिली हैं? आपने कैसे? उद्यान विभाग में उदयनिया जी हैं। अच्छा। उन्होंने की प्रेरणा से हमको बनवा रहे हैं। वो अच्छा। भी खाद बता रहे हैं कि जैसे हम जीवामृत है, जीवामृत बता रहे थे, जैसे 170 लीटर पानी, 10 लीटर देसी गाय की गोबर, 1 किलो 10 लीटर पेशाब उसकी, 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़, पुराने पेड़े की माटी 10 किलो उसका घोल बना के, सर्दियों में इसको 15 दिन लगती है, गर्मियों 5 दिन में तैयार हो जाती है। इसका छिड़काव करते हैं, इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और गाय की गोबर वगैरह इससे जैविक खाद में भी मिलाते हैं। फड़ी गोबर होती है गाय की, उसमें किरच के उसको मिला के सिंचाई के 4 दिन पहले इसका छिड़काव करते हैं खेत में, इससे भी लाभ होता है। कीटनाशक में हम जैसे नीम के पत्ते हैं, धतूरा है, लहसुन है, इनको फड़ाते हैं, इसमें फड़ा हुआ मठा भी मिलाते हैं, उबेल के रख दिए 4 दिन, इसके बाद इसका छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक भी साफ हो जाते हैं। बिल्कुल दुबे जी, यदि हम बात करें जो खेती किसानी एक उन्नत तकनीक की बात आती है कि हम अच्छे तकनीक को समझें, तो आप जो एक आधुनिक तकनीक है, चाहे वो जैविक खेती के लिए हो या और आधुनिक तकनीक रासायनिक तत्व के लिए भी डालने के लिए हो, तो क्या क्या आप अपना रहे हैं इसमें आधुनिक तरीका? इसमें तो हम जैविक ही काम कर रहे हैं अभी। जैसे वो केचुआ वाला खाद है, फड़ी गोबर का खाद है, हरी भी खाद बना लेते हैं। ये तो करते हैं। वो उधर DAP रसायन में है, उधर करते हैं, वो रसायन में करते हैं थोड़ी। हम बात करें कृषि तकनीक की, जो जैसे यंत्र वगैरह हैं, तो अभी आपके पास जो आधुनिक यंत्रों की बात करें तो क्या क्या हैं वो यंत्र? थ्रेसर है, ट्रैक्टर हैं,
हार्वेस्टर भी है। अच्छा, तो ये अभी आपने लिए हैं या पहले ही से हैं आपके यहाँ पर? जी अभी नहीं, पहले नहीं थी, अभी लेते चले जा रहे हैं। हम्म। 10-5 साल से तक जा तो रहे हैं। इनका आपकी खेती में क्या प्रभाव पड़ा है? पहले से कुछ हाँ, फर्क हाँ, हुआ हाँ, है नहीं। तरीके से? हाँ। अब पहले दूसरे को पैसा देना पड़ता था, और एक दिन का काम 4 दिन में होता था, 6 दिन में अपना खुद हाल कर दिएगा आराम से। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें, देखो काफ़ी जब कुछ काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो कई चुनौतियाँ भी आती हैं। आती तो हैं किस किस तरह की परेशानियाँ आपको आईं और फिर आपने उनका कैसे निवारण किया? चुनौती तो सब प्रकार की आती हैं, पशुओं की भी आती है, कभी फसल में आपदा है, परमात्मा की कृपा ओला आती है, ये भी आती हैं, कभी और भी सब प्रकार की आपदा आती हैं, उनको भुगतना पड़ता है, लेकिन चलते चलो सब सफलता मिलती है फिर। बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे अभी खेती बाड़ी का देखा जाता है कि बहुत घाटे का भी सौदा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो कई किसान साथी हैं कि वो कहते हैं कि हमें बहुत लागत लगानी पड़ती है, हाँ खेती में बहुत पैसा लगता है और मानसून का जुआ भी है। तो इन सब के बीच आप कैसे अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, कैसे अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं? देखो खेती में लाभ तो होता है, हानि तो बहुत कम होती है, मिलता तो है। और फिर सरकार ने बीमा फसल बनाया, फसल बीमा भी चलाया, उसका भी कर दो आप, तो वो भी मिल जाएगा आपको। आपने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात बताई है। फसल बीमा योजना जो है, इसका आपने लाभ लिया है कभी क्या? हाँ, आता है नहीं। अच्छा, तो कई किसान साथी ऐसे भी हैं कि उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं कि फसल बीमा मिला नहीं है, कभी कोई ऐसा सुनने में भी आता है। तो कहाँ कमी रह जाती है, वो क्यों नहीं इसका पूरी लाभ ले कागजों पाते में हैं? कमी आप आ थोड़ा सा जाती है। बताइए जी। पूरी कागजों मौदों में कमी आ जाती है, या फिर होगा उनकी। जी। तो आप क्या प्रक्रियाएं अपनाते हैं? जैसे आपने फसल बीमा का जो लाभ लिया है, तो किस तरह से लिया? कभी किस फसल के टाइम या कोई जो सीजन होता है, क्या प्रक्रियाएं रहती हैं? जैसे सब्जी लगा रहे उसका बीमा करते हैं है, और जो उड़द वगैरह उगाते हैं, तिली वगैरह, उसका बीमा करते हैं। अगली फसल भी होती है पिसी वगैरह, उसका बीमा करते हैं, उसका मिलता है लाभ। बीमा की क्या प्रक्रिया रहती है? कोई प्रीमियम भी जमा होता है? क्या हाँ, करना पड़ता है? तो जमा करना पड़ता है। अच्छा, पैसा आपको वार्षिक जमा करना पड़ता है। इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, किसान साथी काफ़ी इसके पीछे रह जाते हैं कि हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप बताएं उनको कि आप भी प्रक्रिया पूरी करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। तो कितनी प्रीमियम देनी होती है, और फिर कोई अगर आपात स्थिति हो जाती है हल्का पटवारी से मिले लोग, अच्छा, पूरी जानकारी देते हैं, बनाते थे, बढ़िया काम कराते हैं लोग सब। अच्छा, सेक्रेटरी है, पटवारी हैं, ये आते हैं, सब लिख के ले जाते हैं फसलें। तो पटवारी वगैरह पूरा करते हैं। तो आपने कभी एक आध कोई ऐसा वाक्य आया है कि जो प्राकृतिक घटना हुई हो, ऐसी फसलें नष्ट हो गई हों और फिर आपको बीमा मिला हो? पहले हुआ, पहले बीमा नहीं होती, जब खूब आपदा आई, ओले भी पड़े हैं, बरसात में भी सड़ गई फसलें, जब बीमा नहीं हो जब तो कुछ नहीं मिलता था। अब जो है मिल जाता है। अभी कौन सी फसल का आपका कोई याद कीजिए कि इस फसल का हमने बीमा लिया था? धान का बीमा हमारा। अच्छा, धान में अभी बीमा मिल गया था आपको? नहीं, अब किया है या नहीं आया। अच्छा, बीमा कर दिया है आपने। कितना प्रीमियम जमा करना पड़ता है इसमें? जी, बच्चा गया था, आपको जानकारी होगी कितना गया। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो भी सहयोग करते हैं? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ साथ, क्योंकि खेती बाड़ी अकेले की नहीं होती है, इसमें परिवार का भी पूरी मिलकर खेती करते हैं। तो परिवार जो है आपका, वो किस तरह से आपकी मदद करता है आपकी खेती में? हर बात में पैसे की जरूरत, पैसा एक दूसरे को दे लेते हम लोग। जैसे और चीज़ें पड़े, शारीरिक मदद पड़ जाती, एक दूसरे को मदद करते हैं कि यानी हम लोग संयुक्त परिवार मिलकर रहते हैं। जी। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। लेते हैं यहाँ एक अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और PVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दुबे जी, हम बात करें इसमें जो एक जानकारी की बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम आगे हाँ, सही। बढ़ नहीं पाते हैं। तो जानकारियाँ आप जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह लेते होंगे, लेते हैं सर। तो किस तरह से उनसे सलाह लेते हैं आप और उस पर क्या फ़ायदा हुआ आज तक आपको उनकी बातों से, वो बताएं। भी समय समय बताते हैं कब दवाई देना है, कब खाद देना है, कब कौन कैसा करना है, आती है दिख जाती है, बता वहाँ से चलती है, लाभ मिलता है। तो इसका लाभ आपने अभी तक लिया हाँ जी, है लिया है, हम सब और लोगों ने उनके लिया है, अनुसार और आप भी जो हमारे कैब चलती है उनको भी लाभ मिलता है, गांव वालों को भी मिलता अच्छा। है। हाँ। तो हम नीमास्त्र बनाते हैं, हाँ। वो होता है आपका 100 लीटर पानी में 10 किलो नीम के पत्ते धतूरे के जिसको सड़ाओ, वो 4 से दिन का मट्ठा रखो, उसको वहाँ में मध्य आंच में उबेलो, फिर छान के रख लो, उसका छिड़काव करो, आप कीट नहीं लगेगा, कीटनाशक दवाई है वो। अच्छा, कीट प्रबंधन के लिए हाँ जैविक जी, विधियां हाँ, हैं, हाँ, तो ये आपने किया है, हाँ, करते इसका हैं, असर हाँ, हो रहा है बढ़िया हाँ। से। तो इसमें लागत कितनी आ कुछ जाती नहीं है? लागत, कुछ नहीं लागत, घर पे ही बना घर सकते में हैं। बनाते हैं। तो मनी आप जो कह रहे हैं कि हम कम लागत में मुनाफा ऐसे कर हाँ, सकते हैं। जीवामृत है जैसे, जीवामृत में आपका 1-1.5 लीटर पानी में आपके जी, 10 लीटर हाँ। देसी गाय का वो मूत्र है, जीवामृत के लिए। जीवामृत में जो अच्छा, सीपरी उदयनिया जी लगा तो फिकवाओ तो हमें ट्रेनिंग अच्छा, दवाई दी। आपने प्रशिक्षण लिया है हाँ। इसका? हाँ, बताएं। और 10 किलो गोबर है, 10 किलो हमें पुराने पेड़ की मिट्टी है, जी, हाँ। और 2-1.5 किलो गुड़ है, 1-1.5 किलो बेसन है, अच्छा। इनको मिला के और ढाँप के रख देते, सुबह शाम उसको डंडा हिलाते रहो। सर्दियों में 5-6 दिन में तैयार हो जाता है, गर्मियों में, और सर्दियों में 10-12 दिन में तैयार हो जाता है। इसका छिड़काव करिए आप, यूरिया कैसा काम करता है जी। तो ये कौन कौन फसलों में किया जाता है? हर फसल में दे सकते हैं आप। अच्छा, सब्जी वगैरह की अब फसल? हमें धान में छिड़काव करो, बड़ी खड़ी है जो धान में खिंचने में अगले में बनने है, जो ड्रम रखा है, रखा था मांग लेगा एक जनी। और बिल्कुल जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं, आपके खेत पे ही बैठे हैं, खेत में घर बना रखा है आपने, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य की ये जो 5वीं प्रकृति पीढ़ी की है गोद घर में को बैठे। हमारे को। अच्छा, 5वीं पीढ़ी है। बहुत बढ़िया है। आप तरह तरह की जो खेती है, खेती की जो विविधता है वो आप कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और हम आयुर्वेद की और ये जो बात हमारी जैविक की है, तो जैविक हमें क्यों करना चाहिए? जैविक खेती के विषय में थोड़ा सा आप हमारे किसान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या देखो इस वक्त कहेंगे? जैसे मूली आ रही, ककड़ी आ रही है कि जी आ रहे हैं कि जिनमें सब में इतनी भयानक दवाई खिंची जाती है। जी। जैसे आज दवाई खिंची तो 4 दिन खेत के अंदर ही धस पाते हैं, वो सब्जी अपन लोग खा रहे हैं, इससे अपने के अंदर बिल्कुल। बीमारी बढ़ रही बिल्कुल। है। और वह दवाई में आप सवेरे खिंची तो शाम की सब्जी तोड़ के बेच जाओ, आप खा सकते, कुछ परेशानी नहीं आएगी उससे। नुकसान नहीं हाँ, होगा उसका। कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो आप ये बातें जो हैं आप अपना रहे हैं और आपके और भी किसान साथी आपसे बातचीत भी करते होंगे हाँ। आपकी उन्नति को देख के कि भाई आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उनको ये सब बातें आप शेयर बताते हैं करते ना, हैं, बताते हैं? बताते हैं, उन्हें सिखा कितने देंगे, ऐसे ऐसा बनाओ, किसान ऐसा भाई बनाओ। हैं जो आपके बताने के अनुसार चल रहे हैं और क्या वो सक्सेस हो पा रहे हैं? अब हिना से तो सब पूछ जाए, बनाए ना बनाए भाई, कैसा? नहीं, आपने कभी उनसे जाके मुलाकात या देखते होंगे आप बगल में पड़ोसी खेत का क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी बातों का, कुछ देखते हैं? अभी तो कम बनाया, 1-2 जन ने बना लगाया है, और तो भी नहीं लगाया। क्या क्योंकि कारण है, रसायन क्यों में नहीं जल्दी लगाते? जल्दी फायदा पड़ती है, अच्छा। देसी देर में फायदा करती है, इसलिए। तो रासायनिक खेती और जैविक जो हम बात कर रहे हैं, भले ही बहुत इसमें कम उत्पादन भी होता होगा, हाँ, तो इस विषय में आपका क्या कहना है, आपका क्या अनुभव है? नहीं ज़्यादा कम नहीं होता है, पहली साल कम हुआ था, फिर तो वो ठीक होती चली जा रही है, समझो। हम किसी भी अपने लिए बनाएंगे, खाएंगे, अच्छा। तो रसायन खाद पे हमारी 7-8 क्विंटल पहुंच जाती है, और या फिर 6 रहती है कि 5 रही थी, फिर 6 हो गई, ऐसी चलती है। तो आप अपने घर के लिए जैविक उत्पादन हाँ जी, करते हैं हाँ। और जो अपने आ जाते हैं वे भी ले जाते हैं। आपके यहाँ से ले जाते होंगे। अच्छा, तो पहले जो रासायनिक उत्पादन करके आप घर पे भोजन करते थे, अब जैविक उत्पादन करके उसका अनाज आप खाते पीते हैं, तो कहीं स्वास्थ्य में कुछ असर समझ में हाँ आया है ना क्या? सर, हम अच्छा। लोग बहुत कम दवाई लगती है हम लोगों को,
हमारे पशु भी अब आप रसायन खाद वाले के दूध निकाल लो पशुओं का, उनमें यूरिया है दूध में। अच्छा। हमारे में देख लो यूरिया नहीं आया है वो, क्योंकि हम यूरिया मिलाती नहीं है अनाज में। बहुत बढ़िया। तो ये पशुओं के लिए भी आप हाँ, लाभ देता है जैविक उसका तरीके से हाँ उसका बहुत लाभ देता है, क्योंकि यूरिया नहीं है उसमें। बिल्कुल नहीं दूध में आप देखिए आप यूरिया मिलेगा। जी। तो दुबे जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। हमारे किसान साथी भी हमको भी आपकी आनंद आया, बातें हमारे सुन के और हमारे- ज़रूर वो आनंद ले रहे हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं, हम करेंगे। कोई काम चलता हम है। देख रहे हैं अभी दुबे जी की आपके यहाँ काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय और भैंस भी देखने को मिल रही है, यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिर्फ आप अपने परिवार के खाने पीने के लिए नहीं, रखे काम हुए या दूध भी अपना जाता है। बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस भी है। किस किस तरह के जानवर हैं अपने पास, पशु हैं? ये देसी भैंसे हैं, कुछ कुछ गाय बंदी हमारी वो है, कागज साहिवाल भी है, अच्छा। और ये जर्सी है, फ्रीजन वगैरह हैं ये हैं। तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है, दूध निकालते हैं आप, तो कहाँ मार्केट है इसका, कहाँ पर आप दतिया। ले जाते हैं? दतिया। दतिया ले जाते हैं। तो आप दतिया। अपने परिवार के सदस्य आपकी सहायता इसमें करते हैं या हाँ, खुद सब। ही सब करते नहीं हैं? नहीं। अब मान लो कि अगर जो फसलें अपनी लगी होती हैं और इनके लिए कभी पानी ज़्यादा बरस जाता है या कभी नहीं भी बरसता है, तो इस बीच में जो हम बात करें ना कि कौन सी आप तकनीक या जो औद्यानिक की जो बात करते हैं, जो आप फलदार कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं, तो ये आपको उसका पूर्ति कर देते होंगे क्या? कैसे करते होंगे? ये कर देते हैं अभी। अभी तो कैसे? नए लगे हैं पेड़े। अच्छा। हाँ। तो ये जो आप पेड़ लगाए हुए हैं, तो इन पेड़ों के बीच में जगह खाली रहती है, तो उसका जिनमें कैसे खेती उपयोग होती है करते हैं? हमारी। खेती करते हैं। खेती करते हैं, वही मूंगफली सब हम बड़ी- जानना चाह रहे हैं कि नहीं, आपने मूंगफली पेड़ की- लगा दिए, हाँ। बीच में जगह है, नहीं, जगह है तो उनमें उसका हम- कैसे उपयोग में आते हैं लाते हैं? ट्रैक्टर से 15-15 फुट पे हैं कि अच्छा। ट्रैक्टर चलते हैं तो फिर पानी होती है, सब मूंगफली है, पिसी भी है, मटर भी, जो भी कहें वो लगा लेते हैं। होती है। जी। तो इसमें जो खेती की आप हम बात करें, तो जो सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, हाँ। पानी की, तो पानी की कैसी उपलब्धता है आपके पानी यहाँ, के लिए हमारे कैसे? पास बोर है कि अच्छा। घर की डीपी है हमारी पर्सनल, चलती रहती है। और ये पेड़े हैगी, हाँ। जब ये बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे तो हम्म। इसके अंदर क्या होगा माल, इसके अंदर फिर होगी प्याज, आलू। अच्छा। फिर फसल नहीं हो पाएगी, हम्म। इसके अंदर प्याज और आलू होंगे। बिल्कुल। तो समय भी हो रहा है दुबे जी, हमारी बातचीत ऐसे आगे बढ़ रही है, बातचीत का सिलसिला करते पता नहीं चला समय कब निकल गया। हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, और खेती जो करते हैं उनके हाथ में बहुत कुछ है पर्यावरण को बचाने के लिए, और जल संरक्षण हो चाहे मृदा संरक्षण हो, इसके लिए आप क्या तकनीक अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो प्रकृति को बचाना है तो जैविक काम ज़्यादा करिए, अब देसी काम जी। वो सही रहेगा। पहले तो उसमें कम लाभ मिलता है, उसमें थोड़ा जैविक भी मिला देते जाओ, रसायन भी मिलाते जाओ थोड़ा थोड़ा, 1-2 साल बाद फिर वही जैविक चलने दो, बिल्कुल। फिर सही बरोबर काम चलता है। लेकिन 1-2 साल जरा अपन को थोड़ी आमद का हो, इसमें थोड़ा रसायन मिलाते जाओ। आरंभ में कम होगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी आदत खेती की पहली साल कम हो जाएगी। 50% कर लो, दूसरी बार 25% करो, तीसरी बार कुछ नहीं, जैविक अच्छा। चलने दो। तो आने वाले समय में आपका क्या इरादा है कि आप टोटली पूरी खेती पूरी जैविक करने के लिए जैविक तैयार करें, हैं? पूरी जैविक होगी हमारी खेती। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप चलते चलते हमारे किसान साथियों को और ख़ासतौर से युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि घर जैविक बड़ी केंचुआ खाद बनाओ, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हरी घास का खाद बना लो, इसका छिड़काव करो आप। जो जैसे जीवामृत है, जीवामृत को आप बखरवे 1 बखन्नी करके और फिर उसका छिड़काव कर दो आप। इसमें 4 बखन्नी खेत में होना तो 2 ही बखन्नी में आपकी बढ़िया फसल होगी। जी, हाँ, फसल अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद राम बिहारी दुबे जी। आपने बहुत ही उपयोगी बातचीत हमारे किसान साथियों को, आपने अपनी सफलता की जो कहानी है, आपका सफ़र एक हल से लेके और आज देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें आपके पास हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे दूरदर्शन के द्वारा भी कि आप और निरंतर प्रगति करते रहें और हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातें साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। कोई भी सफलता हो, सफलता पाने के पीछे जो हाथ रहता है, विशेष सहयोग रहता है, वो होता है परिवार का। और राम बिहारी दुबे जी की जो सफलता है
उनके परिवार का विशेष योगदान भी है। हम परिवार के उन साथियों से भी बात करते हैं कि वो किस तरह से इनका सहयोग करते हैं। आप अपना नाम बताएं सर। सुरेश दुबे। आप किस तरह से इनके काम में और इनकी सफलता में आपका सहयोग रहा? क्या हमारा कहते हैं? खूब सहयोग रहा, खूब हाथ बटाते हैं। हम भी बहुत पेड़ पौधा लगाए हैं, नींबू के लगाए, अमरूद लगाए, इनके कहने के अनुसार बाफाइड में लगे। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। और गाय भी ले आए हम नई बाग नस्ल की, बढ़िया दूध हो रहा है। तो आप इनके मार्गदर्शन में उनका काम करते रहते हैं ताकि सब काम समय पे पूरा होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। आदित्य वर्मा। आप किस तरह से सहयोग करते हैं? वहाँ करते हैं, पानी मानी करते हैं, खाद माद की गोड़ी ऐसे बीज बोआते हैं, सब करते हैं। अच्छा, और पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं। आगे आपका क्या रुझान है खेती बाड़ी से, क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया कहेंगे जी। मेरा नाम प्रवीण दुबे है और मैं अपने जो मेरे ताऊजी हैं, ये आजकल आधुनिक खेतियाँ के बारे में इनको मैं जानकारी देता हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अभी पढ़ाई से मैंने ब्रेक ले लिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो क्या है कि मैं प्रशिक्षण लेने भी जाता हूँ, जो हमारे यहाँ दतिया में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो घर पे आके इनको भी बताता हूँ। ये हमारे मतलब इनके साथ में काम करता हूँ, खेतों में जो काम श्रमिक लगते हैं वहाँ मैं अपना योगदान देता हूँ। और जो आधुनिकीकरण की नए नए मशीनें हैं, उनके डेवलपमेंट बारे में जैसे मैं जानता हूँ, तो अपने घर पे आके भी उनको सब लोगों को चला के दिखाता हूँ कि इनको ऐसा ऐसा करना है। और अभी मैंने खेती में भी सोचा है कि जैसे अगर जॉब ना करके अगर इसमें ही अगर एक बिजनेस के रूप में अगर इसको आगे बढ़ाया है, तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। इसमें बिजनेस से, इस बिजनेस में ये समझ लो कि आप गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो उससे कम से कम 4 गुना आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आप साथियों, मेरा किसानों से ऐसा मानना है कि अगर आप चाहें तो इसमें मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। मिश्रित खेती में हमारा दुग्ध उत्पादन आता है, सेरीकल्चर आता है, जिसे हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये आता एपी कल्चर भी आता है, जो कि आपका मछली पालन से संबंधित होता है। और इसमें आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। तो दुग्ध उत्पादन आप खेती के साथ साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। आप 2 घंटे सुबह दे सकते हैं, 2 घंटे शाम को दे सकते हैं। बाकी टाइम आपका जो है आप खेतों में काम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एक बेहतर आय का स्रोत बना सकते हैं। तो देखा साथियों, ये सफलता के पीछे इनके परिवार का विशेष योगदान रहा है। और ये भी अपनी नई तकनीक, और जैसे प्रवीण जी ने बताया कि हम आधुनिक तकनीक से अपडेट होते हैं और अपने पिताजी को, दादाजी को बताते रहते हैं, ताकि वो आगे ग्रोथ करते हैं और अपनी खेती को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। कृषि साझेदारी को मजबूत करेंगे भारत न्यूजीलैंड। अल्प वर्षा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटेगी सरकार। बारिश के अभाव में फसलें बेहाल। कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन और कृषकों के लिए उपयोगी सलाह। आइए सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निर्यात विकास, कृषि, जैव सुरक्षा, भूमि सूचना व ग्रामीण समुदाय मंत्री डोमियन को ऑनर की, जिनके बीच बैठक हुई है। न्यूजीलैंड के मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए श्री तोमर ने भारत व न्यूजीलैंड के बीच संबंधों के महत्व और इसकी निरंतर प्रगति के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने 14 वर्षों के अंतराल के बाद संयुक्त व्यापार समिति को पुनः प्रारंभ किए जाने और के संबंध में प्रकाश डाला और इसकी संरचना के तहत कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने भारतीय अनार के दानों को बाजार में पहुंच प्रदान करने और भारत में MSAMB VHT सुविधा से आम के निर्यात पर रोक हटाने के लिए न्यूजीलैंड के मंत्री को धन्यवाद दिया। श्री तोमर ने न्यूजीलैंड के मंत्री को वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की भारत की पहल के बारे में जानकारी देते हुए श्री अन्न के स्वास्थ्य और अन्य लाभों को बढ़ावा देने में उनका सहयोग मांगा है, जिस पर श्री डेमियन ने सकारात्मक सहयोग की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षा के कारण प्रदेश में खरीफ फसलों को बचाने, बिजली की बढ़ती मांग, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने और पेयजल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने की संभावित चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी हुई है।
श्री चौहान निवास कार्यालय स्थित समत्व भवन में अल्प वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि अगस्त माह में वर्षा बेहद कम हुई है। अल्प वर्षा के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। खरीफ की फसलें संकट में हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए पूरी ताकत से हम काम करेंगे। बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, इसके लिए बेहतर व्यवस्था भी करेंगे। डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता रहेगा। पेयजल और निस्तार के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 147 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की गई है, जो इस साल के लक्ष्य का 99% है। गत वर्ष समान अवधि में 144 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सबसे अधिक 53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। धान की रोपाई एवं बुआई 34 लाख हेक्टेयर में हुई है। गत वर्ष समान अवधि में 32 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। चालू खरीफ सीजन में 35 लाख हेक्टेयर में धान बुआई प्रस्तावित है। कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना एवं परियोजना संचालक आत्मा द्वारा कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर PN त्रिपाठी ने कृषकों को मोटे अनाज की खेती एवं उसके लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने फसल विविधीकरण पर भी विशेष बल दिया। डॉक्टर RK जायसवाल ने पन्ना जिले की मुख्य खरीफ फसलों के रोग एवं कीट व्याधि के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर RP सिंह ने कृषकों को सब्जी की खेती प्राकृतिक पद्धति से करने के लिए विशेष सलाह दी है। कृषकों द्वारा केंद्र के विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों का भ्रमण किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ग्राम से आए 35 कृषकों ने हिस्सा लिया। वर्तमान परिस्थिति में किसान भाई खरीफ की बोनी कर चुके हैं, लेकिन पानी की लंबी खींच के कारण सोयाबीन फसल में पानी की कमी महसूस हो रही है। किसान भाइयों को ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ उपयोगी सलाह इस प्रकार है। किसान भाइयों के पास कुएं या अन्य कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध होने पर हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से करें। मल्चिंग का उपयोग करें ताकि नमी बनी रहे। पानी की कमी से सोयाबीन को बचाने के लिए किसान भाई अनुशंसित एंटी ट्रांसपेरेंट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव जरूर करें। सोयाबीन के पर्णभक्षी कीटों का प्रकोप होने की सूचना प्राप्त हुई है। सोयाबीन का जैविक उत्पादन करने वाले कृषकों को सलाह है कि चने की इल्ली तथा तंबाकू की इल्ली के जैविक नियंत्रण के लिए वायरस आधारित कीट विशेष जैविक कीटनाशक HANPV तथा SLNPV दोनों प्रत्येक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकोप प्रारंभ होने की स्थिति में छिड़काव जरूर करें। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।